एस्टेट 2 दिसंबर 2023 के हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। आज 4th पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम जितने भी कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो भी सीडीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे 2 दिसंबर 2023 को वो सॉल्व किए हैं। सेकेंड पार्ट में हमने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। और थर्ड पार्ट में हमारे जो भी मैथ से, जीके से जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व किया है, इन डेप्थ सॉल्यूशन किया है। सो ये 4th पार्ट है। So hi everyone, this is Priyanka Bishnoi and welcomes you all to my YouTube channel. So first question is a condition in which, wait a minute, a condition in which information inflow exceeds an individual's processing capacity. एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंफॉर्मेशन का इनफ्लो जो है वो क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा कोई भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी से, बढ़ जाएगा। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जो भी हमारे फ्रेंड्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, वो होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जैसे कोई भी ऑफिस में जो भी होता है ना, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। या फिर कोई भी गवर्नमेंट चीज़ों से रिलेटेड हो गया, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या होगी? कोई भी सटीक इन्फॉर्मेशन हमें मिलना जो एक्यूरेट है, ट्रुथ है, उसमें कोई भी मतलब कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का यही मतलब होता है कि जब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो बढ़ जाए हमारी इंडिविजुअल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज होती है इसमें प्रोडक्ट की सेल अचानक से बढ़ना स्टार्ट कर देती है? तो वो होती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि अचानक से सेल बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है, ग्रो कर रहा होता है बिजनेस। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होती है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट की सेल क्या अचानक से बढ़ रही है। मैच्योरिटी स्टेज क्या होगी? जहाँ पर सेल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कॉम्पिटिशन आ गया, ठीक है, राइवलरीज आ रही है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ न्यू प्रोडक्ट का कुछ भी बताना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं जॉनसन्स बेबी का, कि अगर उनका पहले क्या था कि वो बेबी के लिए सिंपल जो ऑयल है, क्रीम है, पाउडर है, ये लेके आए, फिर वाइप्स लेके आए, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए, तो वो होती है मैच्योरिटी स्टेज। सैचुरेशन स्टेज क्या होती है कि जहाँ पर वो पीक पॉइंट हो जाता है, जहाँ पे सेल्स और प्रमोशन जो है ना, सेल्स और प्रमोशन क्या हो जाती है, वहाँ पर रुक जाती है, वहाँ से घटना स्टार्ट कर देती है। सैचुरेशन स्टेज को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। यहाँ पे सेल्स और प्रमोशन घटना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा कि हम हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए उसको क्या कर देंगे, उसको उसके अंदर रिनोवेशन ला देंगे, कोई न्यू चीज लेके आएंगे, या फिर यहाँ पे हमको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट का। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है? जॉब रोटेशन, क्लासरूम लेक्चर, साइमुलेशन एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन जो है वो हमारा ऑफ द जॉब नहीं है, ये कौन सा है, ये ऑन द जॉब है। वेट अ मिनट, ये हमारा कौन सा है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि ऑन द जॉब पे जॉब को रोटेट कर रहे हो तो वो ऑन द जॉब ही होगा ना। क्लासरूम लेक्चर जो है ये, हाँ, ये ऑफ द जॉब है। साइमुलेशंस भी ऑफ द जॉब होती है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी, जिसके अंदर मतलब कि आपको आर्टिफिशियल या फिर मॉक मशीनरी की टेस्टिंग होती है, वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है। तो ये सभी ऑफ द जॉब की हो गई, ये ऑन द जॉब की होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो गया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में अगर हम और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहिए कि और कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि कोचिंग होता है, वो भी क्या होता है, ऑन द जॉब होता है, ठीक है। ये क्या है, ऑन द जॉब, ठीक है। कोचिंग हो गया, मेंटरिंग हो गया, मेंटरिंग भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है। एक आपने सुना होगा जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, वो भी क्या होती है, ऑन द जॉब होती है, ठीक है। एक जॉब शेडोइंग सुना होगा आपने, जॉब शेडोइंग सुना होगा,
तो वो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। कमिटी असाइनमेंट करना, अप्रेंटिसशिप जो आजकल हम सुनते हैं ना कि कोई भी जॉब अप्रेंटिसशिप पे मिल रही है, तो वो अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप दोनों ऑन द जॉब में आता है, ठीक है। बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज to make others behave in a way in which they would not behave otherwise। दूसरों को ऐसा व्यवहार कराना जैसा वे अन्यथा व्यवहार ना करते। संबंधता की आवश्यकता, क्या हम संबंध बना के उनसे ऐसा करवा सकते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता, क्या वो ऐसा कुछ उपलब्धि कर ले कि उनको वो व्यवहार करना पड़े। उपलब्धि तो कहीं से भी नहीं लग रहा। शक्ति की आवश्यकता, हाँ, जो शक्ति की जो है ना अपना नीड ऑफ पावर होती है ना, वहाँ पे क्या करता है कि हम ऐसा बिहेव करते हैं कि दूसरों से ऐसा करवाते हैं कि जो वो नहीं करते अदरवाइज, है ना। संगति की आवश्यकता, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो नीड ऑफ एफिलिएशन है ना, पहले तो ये जो तीनों नीड्स है ना, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट एंड नीड ऑफ पावर, ये तीनों नीड्स किसकी है आपको पता है। ये सोशल मोटिवेशन थ्योरी में इनके बारे में बात किया गया है। सोशल मोटिवेशन थ्योरी में ये वाली थ्योरी किसने दी थी, ये वाली थ्योरी दी थी डेविड मैकेलन ने, ठीक है। डेविड मैकेलन ने ये थ्योरी दी थी और जिस थ्योरी के अंदर इन तीनों नीड्स की बात करी थी। तो अब जानते हैं कि नीड ऑफ एफिलिएशन क्या होता है। नीड ऑफ एफिलिएशन होता है कि मतलब कि हम स्ट्रॉन्ग हमारा संबंध हो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशन हो, ठीक है। हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, लोगों के साथ अच्छे से फ्रेंडली हो, ठीक है, वो आती है नीड ऑफ एफिलिएशन में। तो यहाँ पे हम उनसे जोर जबरदस्ती करके तो कुछ भी नहीं करवा सकते ना, कि जैसे इन्होंने बोला कि ऐसे वे में बिहेव करवाना जो वो अदरवाइज नहीं करते। नीड ऑफ अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो हाँ, हमने कुछ अचीव कर लिया हो कि हमें या फिर कुछ अचीव करना है, कोई हमारे गोल्स हो, है ना, कोई चैलेंजिंग टास्क हमको लेना हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि इसके अंदर के अचीवमेंट्स में क्या होता है कि हमें, जैसे हमने गोल्स डिसाइड किए तो वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा फीडबैक भी हमें अच्छा मिले, ठीक है। तो वो आता है नीड ऑफ अचीवमेंट में। अगर नीड ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये एक हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। ये कौन सी नीड है, साइकोलॉजिकल नीड होती है, जिसमें हम एसोसिएशन की बात करें, संगति की बात करें, तो हम सोसाइटी के साथ में जुड़ के रहना पसंद करते हैं कि हमें सोसाइटी के साथ में मिलके काम करना है, ठीक है। वो होती है नीड ऑफ एसोसिएशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज। व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, कि उसको विश्लेषण करना या फिर जांच करना या फिर दोनों। हाँ जी, ये दोनों होते हैं। एनालिसिस और स्कैनिंग में हम यही चीज करते हैं कि उसको इवेलुएट करना, ठीक है, नेचर को डायरेक्शन देखना कि कौन कौन से चेंज ला सकते हैं। तो एनालिसिस स्कैनिंग दोनों इसके बारे में बात करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज, कौन सी की का यूज करते हैं हम, Alt plus F3 की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया दैट consumer will not buy enough of the firm's products unless it undertakes a large scale selling and promotion efforts। जहाँ पर सेलिंग और प्रमोशन दोनों की बात आ रही है तो वो सेलिंग कंसेप्ट में आता है। एक तरीके का ये प्रमोशन कंसेप्ट ही होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि एफर्ट्स लगाते हैं कि हम क्या सोच के चलते हैं कि कंज्यूमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसको बड़े पैमाने पे बेचा ना जाए, प्रमोशन एफर्ट्स ना हो। तो वो होता है सेलिंग कंसेप्ट। अब अगर हम प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, हमें उसको कितनी क्वांटिटी में वो करना है, हमें उसको कैसा इनोवेशंस लेके आना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं। जिसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो प्रोडक्ट का मतलब कि हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे लेके आना, तो वो प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है। प्रमोशन कंसेप्ट में क्या बात करते हैं हम, हैवी एड्स की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें एड्स चला रहे होते हैं, है ना। प्रमोशन हो गया, या फिर पर्सनल सेलिंग जो है वो भी प्रमोशन कंसेप्ट का पार्ट है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग जो होती है ना वो भी प्रमोशन कंसेप्ट का पार्ट है, ना कि सेलिंग कंसेप्ट का। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि जिसके अंदर बिजनेस क्या करता है, बैलेंस लेके चलता है। सोशल मार्केटिंग हो गया ना, सोसाइटी को भी लेके चल रहा है, कस्टमर को भी लेके चल रहा है, और एथिकल कंसेप्ट्स को भी लेके चल रहा है, रूल्स रेगुलेशन सभी चीज़ों को। तो वो होता है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
XYZ, a partner sharing profits in equal ratio. Capital balances of 1st April 2023 are, capital balances क्या क्या है? Wait a minute. तो X क्या बैलेंस है? 50,000, Y का 40,000 एंड Z का 30,000. तो उनके प्राइवेट एसेट्स कौन कौन सी है? 20,000, 2,000 एंड 5,000. व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म? उनकी लायबिलिटी का क्या एक्सटेंट है फर्म में, इन्होंने ये पूछा है. तो ऑप्शंस के हिसाब से जैसे देखा जाए तो उनकी हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस क्या क्या है? 50,000 हो गया. प्राइवेट एसेट्स कितने हो गए? 20,000. तो ए का टोटल लायबिलिटी क्या होगी उसके अंदर? 50,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 70,000 हो गया ना. कौन से ऑप्शन में 70,000 है ये, और कुछ हमें देखने की जरूरत ही नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, यस, इसमें इन्होंने बोला है कि एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. एक्स और वाई के हमको रेशियो दे दिए, एक्स और y का क्या रेशियो दे दिया? 7:3. z को उन्होंने क्या किया है? एडमिट किया है. ठीक है. तो 3/7. अब z का क्या रेशियो हो गया? 3/7 हो गया ना. विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम x. ये क्या कर रहा है कि x से कितना ले रहा है? 2/7 ले रहा है. तो क्या रेशियो आ जाएगा? 7/7 + 3 10. कितना ले रहा है? 2/7 ले रहा है. तो एलसीएम क्या ले लेंगे? 70 ले लेंगे. 7 7 जा 49 माइनस में 20 क्या आ जाएगा? 29/70. वैसे तो इसी से हमको पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन ये वाला आएगा, लेकिन फिर भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं. ऐसे ही y का निकालेंगे. y का क्या बोला? 1/7 ले रहा है y से. तो 3/10 माइनस में 1/7 इक्वल टू 70. नीचे एलसीएम आ गया. 3 7 जा 21 माइनस में 10. तो क्या आ जाएगा? 11/70. अब 29 और 11 तो आ गया. अब इधर क्या है? 30 है. 30 कैसे आएगा? ये 3/7 है. हमें नीचे एलसीएम सेम करना पड़ेगा ना. देखिए 29/70, 11/70. तो इधर 3/7 है. इसको नीचे सेम लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा क्या आ जाएगा? 30/70. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. If a shareholder fails to pay the amount of one or more calls on his shares, the company may forfeit his shares. हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर फेल हो जाता है अमाउंट को पे करने के लिए, एक से ज़्यादा कॉल के लिए, तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देगी, है ना, जब्त कर लेगी. इवन आफ्टर, रीजन क्या दिया है? इवन आफ्टर द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, देयर शेयर होल्डर्स, that shareholder is responsible to pay the amount due from him until the company receive full amount on those shares. ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब तक उसकी फुल अमाउंट रिसीव नहीं कर लेगी कंपनी की, जब तक वो क्या करेगी? वो शेयर होल्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस चीज की पेमेंट करने के लिए. ठीक है. तो चीजें तो दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें तो हम फॉरफीचर के बारे में डिटेल के अंदर आगे समझ रहे हैं कि फॉरफीचर के बाद में क्या होगा, कि ऐसा होगा ऐसा होगा. और इधर के किसके बारे में बात करें? कि शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया जाएगा. ठीक है. इन्होंने ये नहीं बताया. अगर ये बताते ना कि इसमें फॉरफीचर क्या होता है, तो दैट इज कैन कोरिलेट हो सकता था वो वाली चीज. तो ऑप्शन इज, ये दोनों सही तो हैं, लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4:5 करंट रेशियो है. करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 4:5 हमें गिवन है. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. क्विक रेशियो दिया गया है 5:7. अब क्विक रेशियो क्या दिया गया है? 5:7. क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. हमें करंट लाइबिलिटीज दी गई है 3,50,000. ठीक है. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? करंट एसेट्स भी निकाल सकते हैं और क्विक एसेट्स भी निकाल सकते हैं, है ना. तो क्या हो गया? करंट एसेट्स क्या है हमारे? 4 है
करंट लायबिलिटीज कितनी है 5 है और हमें अमाउंट कितनी गिवन है 3,50,000। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2,80,000 आ जाएंगे हमारे करंट एसेट्स। ऐसे हम क्विक एसेट्स भी निकाल सकते हैं। क्या रेशियो है 5/7 है, लाइबिलिटीज क्या हमारी करंट लाइबिलिटीज 3,50,000 है, यहाँ पे 5 आ गया तो ये क्या हो गया 2,50,000। अब हमें निकालना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है पता है? इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितने हैं हमारे 2,80,000, क्विक एसेट्स कितने हैं 2,50,000, कितना बच गया 30,000 बचा ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5,000 received from subtenant for rent and enter correctly in the cash book is posted to the debit of rent account। डेबिट में डाला है। इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 10,000 देन द क्रेडिट टोटल। हाँ जी, डेबिट टोटल 10,000 से ज्यादा हुआ है क्योंकि रेंट अकाउंट के भी डेबिट में डाल दिया और कैश का भी डेबिट में डाल दिया है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, होना क्या था कैश टू रेंट होना था ना, तब इक्वल आ जाता कि इधर भी 5,000 आ जाते और इधर भी 5,000 आ जाते। इन्होंने तो रेंट को भी डेबिट कर दिया तो कितने हो गई 10,000 हो गए ना डेबिट में। तो इस वजह से 10,000 क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के कंपैरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स मे बी कॉज्ड बाय। ऑब्सोलेंस कैसे होती है या फिर अवक्षीय आस्ति के अप्रचलन के कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंज, हाँ जी, एसेट्स के टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी उसको ऑब्सोलेंस हो सकता है डेप्रिशिएबल एसेट्स का। इंप्रूवमेंट की इन प्रोडक्शन मेथड की वजह से भी हो सकता है। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शंस, हाँ जी, लीगली चीजें भी हो सकती है। चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, हाँ जी, ये भी हो सकता है। सो सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट भी जो भी मनी रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर डिस्काउंट हो रहा है डेटर्स पे तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? अन एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, चार्ज है रेवेन्यू पे, इनकम है बिजनेस का, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होना चाहिए? ये चार्ज होगा रिवेन्यू पे। ठीक है, रिवेन्यू के ऊपर चार्ज है क्योंकि ये क्या हो रहा है कि हमें प्रोविजन मिल रहा है जो भी डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट था उस चीज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर। यानी कि करिश्माई, चैरिस्मेटिक बोला जाएगा शायद इसको, करिश्माई नेता। करिश्माई नेता का लक्षण कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। जैसे कि विजन एंड आर्टिकुलेशन होगा ये तो। पर्सनल रिस्क, हाँ पर्सनल रिस्क पे भी काम करेगा। सेंसिटिविटी टू द फॉलोवर नीड्स, हाँ सेंसिटिव भी उसको होना पड़ेगा। और कन्वेंशनल बिहेवियर, कन्वेंशनल बिहेवियर परंपरागत नहीं चाहिए हमको, अनकन्वेंशनल बिहेवियर चाहिए। ठीक है। अनकन्वेंशनल बिहेवियर क्यों चाहिए? क्योंकि नए चेंजेस को अडेप्ट कर रहा हो, नई चीजों को इन्वेंट कर रहा हो। उसे परंपरागत अगर बिहेवियर रहेगा तो वो तो एक रूढ़िवादी चीज हो जाएगी ना, स्टीरियोटाइप हो जाएगा वो तो। इस वजह से हमें अनकन्वेंशनल बिहेवियर चाहिए, ना कि कन्वेंशनल बिहेवियर। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Our next question is a small core organization that outsource major business function is। कौन सा होता है कि ऐसा स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा हो, आउटसोर्स कर रहा हो मेजर बिजनेस फंक्शन को, दैट इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी। जो ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी को क्रिएट कर रहा हो, कंबाइन कर रहा हो फंक्शनल और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को, दो डिपार्टमेंट को वो कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर।
कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, काफी सारी चीजों को मतलब क्या कर देगा, काफी सारे हियरार्कीज को बना देना या फिर डिविजन्स बना देना, फंक्शंस को, सभी चीजों को क्या को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है उस चीज का, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फंक्शनल और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं कंबाइन करने की, तो वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोडक्शन में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कैसा प्रोडक्शन करना है उसके बारे में बात करेंगे, फंक्शन स्ट्रक्चर में हम कैसे फंक्शन होंगे, कैसा काम होगा, तो अलग अलग चीजों के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें से बैरियर नहीं है? आंसर इज फिल्टरिंग, सिलेक्टिव परसेप्शन, इंटरेस्ट लेवल या फिर इमोशंस। नॉट अ बैरियर, नॉट अ बैरियर पूछा है। फिल्टरिंग तो बैरियर होता है। फिल्टरिंग बैरियर कैसे होता है, मतलब कोई चीज को मैनिपुलेट कर देना, छुपा कर बताना, है ना, छुपाना भी हम एक तरीके से बोला जा सकता है कि एक्चुअल बात नहीं बताना, घुमा फिरा कर करना चीजें, मैनिपुलेशंस करना, वो फिल्टरिंग होती है। सिलेक्टिव परसेप्शन मतलब कि किसी की अपनी परसेप्शंस रखेंगे तो उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होगा ना, कोई अपने बता रहा है, अपनी धारणाएं बता रहा है, तो उसमें तो एक ये बैरियर वाली बात, तो मतलब कि ये बैरियर तो आएगा ना कि क्योंकि सभी की परसेप्शंस मैच नहीं करेगी, उस वजह से ये बैरियर आएगा। इंटरेस्ट लेवल है ना, ये कोई भी बैरियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट राइट डज अ कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा राइट होता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, तो वो होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। ये इसके बारे, ये किसके बारे, कौन से एक्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, कंप्लीट इन डिटेल बहुत ही अच्छे से कराया गया है। इसके लिए मैंने जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसमें भी एक छोटी वीडियो भी बनाई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर बात की जाती है राइट टू सीक रिड्रेसल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड, कि क्या बनना चाहता है वो, उसका क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रियलाइजेशन है, या फिर सेल्फ मोटिवेशन है? ये होगा हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज करना कि जो पर्सन चाहता है कि हाँ भी उसको पहले से जो व्यक्ति बनने में सक्षम है ना, वह बनने की प्रेरणा कहलाती है कि वो उस चीज के लिए कैपेबल है बनने के लिए। सेल्फ एस्टीम के अंदर हम सेल्फ वर्थ की बात करते हैं। ठीक है, कि कितनी आप वैल्यू ले सकते हो, रिस्पेक्ट ले सकते हो, या फिर भी इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, उसकी भी बात हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, मतलब कि सेल्फ एस्टीम की अगर हम बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी नजर में कितनी रिस्पेक्ट है और दूसरे हमें कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है प्लस में रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये दोनों चीजें आती है सेल्फ एस्टीम में। सेल्फ रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम ऐसा होता है कि हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, जो स्पिरिचुअल चीजें होगी वो आ जाता है, मेडिटेशन हो गया, है ना, मतलब कि हम इन डीप मेडिटेशन, हाँ सही है, इन डीप में खुद को समझना चाहते हैं, अपने आप से परे होकर, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं ना जिसको, वो वाली चीज है ये। ठीक है, जिसमें कोई ईगो नहीं आ रही है, कुछ भी चीज नहीं आ रही है, वो वाली चीज होती है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ मोटिवेटिंग की अगर हम बात करें तो मतलब कि खुद को ही इंस्पायर करना, खुद को ड्राइव करना, दैट इज अबाउट सेल्फ मोटिवेटिंग। तो ये जितनी भी आपको पता है ये चारों चीज क्या है, ये एक हियरार्की है, किसने दी थी? ये दी थी मैस्लो ने, मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड्स, है ना, हियरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is incorrect according to Consumer Protection Act? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन सा इनकरेक्ट है? डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर, हाँ जी एक लेडी सोशल वर्कर तो उसमें चाहिए। स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाँ जी स्टेट वाले के लिए हाई कोर्ट चाहिए और उसके लिए क्या चाहिए, जो
दूसरा होता है जो नेशनल वाली चीज़ है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, आइदर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal commission shall consist of a person who is or has been a judge of Supreme Court। ये बात भी सही है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए हमें 4 मेंबर्स नहीं चाहिए, हमें ओनली 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट अगर फोरम की अगर हम बात करें मेंबर्स, ठीक है, उन 3 मेंबर्स के अंदर जो उसका प्रेसिडेंट जो होगा ना, वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा जिसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, और बाकी 2 मेंबर्स है ना, बाकी 2 और मेंबर्स चाहिए जिसके अंदर एक क्या होना चाहिए, वुमेन होना जरूरी है, जैसा कि हमने फर्स्ट उसके अंदर बात की है। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर चाहिए हमें, एक, जिसके अंदर मेल भी हो सकता है, फीमेल दोनों हो सकती है, लेकिन वुमेन एक तो वुमेन चाहिए ही चाहिए। तो टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन किसका प्रोसेस है, वैल्यूएशन का है या कॉस्ट को एलोकेशन करने का है, ये कॉस्ट को एलोकेशन करने का मेथड है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल। अगर अदर देन फाइनेंशियल होगा तो कौन सी एक्टिविटी होगी हमारी, ये फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमको मैच करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे मैच करना चाहिए, मैंने वैसे एक ट्रिक बताई थी, 9 से नोरा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने एक छोटी क्लिप रिवीजन वीडियो बनाई गई है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से आप क्या याद कर सकते हो, बस, मतलब कि बस हो गया, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, तो उसमें क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का मैंने ऐसे याद करवाया कि आपको कॉस्ट जहाँ पे बोरो करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड 17 का क्या है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओके, तो ये हैं इसके ऑप्शंस 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डेप्रिसिएशन एक अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर है। Stock at the end, if appears in the trial balance, is taken only to the balance sheet. Fixed cost remain relatively unaffected in a defined period of time. Either fixed assets are stated in the balance sheet at the market value. तो पहला बिल्कुल सही है, अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि बैलेंस शीट से हम क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं स्टॉक एट द एंड, जो भी होगा ट्रायल बैलेंस में। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है हमारी, फिक्स्ड रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। फोर्थ वाली चीज है ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट के अंदर, उनको मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके चलते, उन फिक्स्ड एसेट्स को हम या तो बुक वैल्यू पे लेके चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, या तो सीधा बुक वैल्यू बोलते हैं या फिर नेट बुक वैल्यू बोला जाता है। वेट अ मिनट, उनको या तो क्या बोला जाता है, नेट बुक वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स का जो बैलेंस शीट में होता है, उसका कैसे रहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में से हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, तो वो हमारा प्रॉपर इसका अमाउंट आ जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। क्या ये सही है, जी नहीं, ये क्या होगी, इन्होंने क्या बोला है कि हम प्रोप्राइटर के जो रेंट पे होगा प्रोप्राइटर के हाउस का, उसको रेंट अकाउंट के डेबिट में कर देंगे। रेंट अकाउंट के डेबिट में कैसे होगा, प्रोप्राइटर का हाउस है ना, तो इसलिए वो किस में जाएगा, वो तो ड्राइंग्स में जाएगा ना, ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा, तो डेबिट किस में होगा, ड्राइंग्स के अकाउंट में जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला तो ट्रू नहीं है। सेकंड क्या है कि ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स
शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। जी नहीं, रिपेयर्स अकाउंट में थोड़ी ना जाएगा, हमने परचेज के टाइम पे लिया है। ऑन द परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स। जब हमने परचेज के टाइम पे कुछ भी अगर हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो वो तो एक तरीके से इंस्टॉलेशन वाली चीज होगी ना, कि हम इंस्टॉल करने के लिए उसके ऊपर खर्चा लगा रहे हैं, तो वो रिपेयर अकाउंट में नहीं जाएगा, वो फर्नीचर अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तो वो किस में जाएगा? डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज when errors are detected after preparation of trial balance suspense account is opened। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी एरर्स को हम डिटेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में तो हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि अगर एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड नहीं किया जाता है, सिर्फ ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अगर रेक्टिफाई करने की बात ही हो गई तो फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें आ जाएगी ना उसमें, फिर वो तो हम ट्रायल बैलेंस में ही लिख लेंगे। ये तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? ओनली वन साइडेड ट्रांजेक्शन होती है इसमें, है ना, कि सिर्फ एक साइड के एरर की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Accrual concept implies accounting on cash basis। क्या accrual concept में cash basis पे होती है? Bank account is real account, ledger is a set of accounts, accounting is concerned with monetary and non-monetary transactions। तो आपको कौन सा ट्रू लग रहा है इसमें? देखिए, वैसे तो आंसर की के अंदर कौन सा दिया हुआ है? आंसर की में तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला सही दिया हुआ है कि ledger is a set of accounts, लेकिन बैंक अकाउंट भी तो रियल अकाउंट ही होता है ना, तो होना तो ये भी चाहिए, पर पता नहीं आंसर की में सिर्फ थर्ड ऑप्शन को ही दिया गया। एक्रूअल कंसेप्ट कैश बेसिस पे नहीं होता, ये नॉन कैश बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। अकाउंटिंग जो है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों होती है। नहीं भाई साहब, अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को हम इसके अंदर कंसर्न किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। वैसे तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, लेकिन आंसर की में सिर्फ ऑप्शन 3 को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी इज शोन एज अ नोट बिलो द बैलेंस शीट, दिस अराइज आउट ऑफ। कि नीचे शो कर रहे तो ऐसा किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, कौन सी कन्वेंशन के थ्रू किया जाता है? तो इसके अंदर आएगा कि जो डिस्क्लोजर वाली है ना, कि हमको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे बिजनेस की ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन है उसको हमें अच्छी तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो दैट इज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। मटेरियलिटी में हम क्या लेके चलते हैं कि मतलब कि छोटे मोटे खर्चों को एक ही चीज के अंदर लेके आ जाना, वो होता है मटेरियलिटी के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ यानी कि आप लॉ को फॉलो करो। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपका बिजनेस लगातार चलता रहे एनुअल पीरियड के हिसाब से। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वर क्लोज्ड फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर में उनका क्लोज कर दिया है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर नॉट चार्ज। हमने देखा कि इंटरेस्ट और ड्राइंग तो चार्ज किया ही नहीं है, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा अकाउंट को हम ओपन करेंगे, है ना। पीछे हमने किसके बारे में बात करी थी? सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात करी थी ना, कुछ एरर को क्या करना उसमें करना, लेकिन यहाँ पे हम रेक्टिफाई अगर करने की बात कर रहे हैं तो वो किस में करेंगे, वो पूछा कि उसके लिए कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना है। P&L अकाउंट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट करना है, या फिर नन ऑफ दीज करना है। हम एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करेंगे जिसमें हम क्या कर देंगे, जो भी एरर्स है उनको रेक्टिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, अ लीडर हु गाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडर हु गाइड और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो वो कौन सा होता है कि टास्क और रोल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो गोल सेट करता है वो कौन सा होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, सिचुएशनल होता है, या फिर ऑथेंटिक होता है? वो होता है ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर जो होता है, लेन देन करने वाला नेता जो होता है, वो रोल और टास्क रिक्वायरमेंट्स जो है उसके हिसाब से गोल को एस्टेब्लिश करता है और उसके हिसाब से उनको रोल असाइन करना, टास्क असाइन करने का काम करता है।
वहीं पर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की बात करें या फिर परिवर्तनकारी नेता की अगर हम बात करें, तो वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम को मतलब कि अचीव करने की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना मतलब कुछ परिवर्तन लेके आता है, मोटिवेशन करना, ये चेंज ओरिएंटेड होता है ये, ठीक है, मोटिवेट करना, वो चीज आएगी ट्रांसफॉर्मेशनल में, यानी कि जो कुछ चेंज लाना चाहता है, ठीक है। सिचुएशनल लीडर क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से वो रोल मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से वो क्या करेगा कि अपना ड्यूटीज असाइन करेगा, ठीक है, लीडरशिप को उसी हिसाब से अडॉप्ट करता है ये। इसके अंदर सिचुएशन लीडर में 4 चीजें आती है, कौन कौन सी आती है, दैट इज टेलिंग, सेलिंग, देन आता है पार्टिसिपेटिंग, और चौथा क्या आता है हमारा, डेलीगेटिंग, ठीक है। तो वो होता है सिचुएशनल लीडर, जो सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप को अडॉप्ट करता है, ठीक है। ऑथेंटिक लीडर यानी कि प्रमाणिक नेता, यानी कि वो टोटली सेल्फ अवेयर है, टोटली ट्रांसपेरेंट है वो, ठीक है, उस पे अंधी आंखों से वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट किया जा सकता है आंख बंद करके भी, तो वो वाली चीज होती है ऑथेंटिक लीडर में, ठीक है। जेन्युइन होता है एक तरीके का, अगर हम बोला जाए इनको, तो ये क्या होते हैं कि जेन्युइन लीडर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑथेंटिक लीडर। सो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज नोन एज, कोई भी चीज को मेंटल एबिलिटी जो एनालाइज भी करे और डायग्नोज भी करे, तो वो कौन सा होगा कि अगर उसको कंसेप्ट क्लियरिटी है तभी तो होगी ना वो, कि वो उसको डायग्नोज कर पाएगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को। सो दैट इज कंसेप्चुअल स्किल। अगर ह्यूमन स्किल की अगर हम बात करें, तो हम कैसे बात कर रहे हैं लोगों के साथ में, दैट इज ह्यूमन स्किल। टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें, तो कैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे कैसी है, टूल्स को कैसे यूज कर सकती हैं, ठीक है, हम कोई भी स्पेशलाइज टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैसा मेथड यूज करते हैं, ये सारी चीजें आती है टेक्निकल स्किल्स में। कॉम्प्लेक्स स्किल की अगर हम बात करें, तो ये मल्टीटास्क, कॉम्प्लेक्स से समझ आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं कि ये मल्टीटास्क को एक साथ में परफॉर्म करने का उसमें जज्बा होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता है, पेटेंट्स भी आते हैं, ट्रेडमार्क भी आता है, कॉपीराइट भी आता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Who can check the price fluctuations? Next question is in the market by holding back the goods where price fall and releasing the goods when price rise. ऐसा किसके पास में अधिकार होता है कि कीमतें गिरने पर सामान को रोकना और कीमतें बढ़ने पर सामान को जारी करके बाजार में कीमत के उतार चढ़ाव को कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है, जिसके पास में क्या है, सबसे ज्यादा सामान है फिलहाल में, वो कौन होता है, होलसेलर ही होता है ना, ठीक है, तो होलसेलर रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which year Taylor wrote the book The Principles of Scientific Management? सीधा सा है, 1911 में ही था, ये काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। The idea that a subordinate should have only one supervisor to whom he or she is directly responsible, सिर्फ एक ही सुपरवाइजर होगा, तो क्या आंसर होगा उसका, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बताता है कि सिर्फ आपको एक सुपरवाइजर के अंडर रह के काम करना है। अगर हम बात करें अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें बताता है कि हमारा एक ही तो क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, एक ही हमारा क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, एक ही हमारी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें बोली जाए तो वो आएगी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, ठीक है। रेडीनेस ऑफ फॉलोवर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें होता है कि फॉलोवर्स की एबिलिटी देखना कि वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं, वो कितना परफॉर्म करने के लिए रेडी है, तो वो होता है रेडीनेस ऑफ फॉलोवर्स। सुपरविजन की अगर हम बात करें कि देखना, ओवरसी करना अपने एम्प्लॉयज के वर्क को कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करना, गाइड करना, तो वो आता है सुपरविजन के अंदर, ठीक है। वैसे ये है क्या चीज, ये सभी जो ये दिए गए आपको पता है, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था ये प्रिंसिपल्स। और ये टोटल कितने प्रिंसिपल्स है आपको पता है, ये 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। सभी प्रिंसिपल्स को जरूर याद करना, इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं पेपर में।
Which one of the following is not a limitation of computerized accounting system? Computerized accounting system की limitation कौन सा नहीं है, यानी कि उसका अच्छी चीज लगा लो, फीचर लगा लो या एडवांटेज लगा लो. सिक्योरिटी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही आ गई तो फिर पॉजिटिव चीज तो है नहीं है ना. तो मतलब ये तो नेगेटिव चीज ही होगी ना, लिमिटेशन ही होगी. सिस्टम फेलियर हो जाता है, ये भी लिमिटेशन होगी. हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हो जाता है, ये भी लिमिटेशन होगी. फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, हाँ ये इसका एडवांटेज लगा लो या फिर फीचर लगा लो. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. When debentures are issued as collateral security, जब भी डिवेंचर्स को कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे हम क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर पे होता है? पहले तो आप ऐसे बताइए कि क्या हमें इंटरेस्ट पे करना होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी पे? जी नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी होती. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in absence of any agreement partners are liable to receive interest on loan. ये क्वेश्चन तो आधी नींद में भी पूछेंगे ना तो भी बच्चे बता देंगे कि 6% आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आंसर की में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्यों दिया है. होना तो यही वाला चाहिए ना करेक्ट, क्योंकि हम तो यही पढ़ते आए कि 6% सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन लोन को अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी. यहाँ पे इन्होंने लेकिन आंसर की में इसको 3rd सेलेक्ट किया हुआ है, पता नहीं क्यों सिलेक्ट किया हुआ है. वैसे तो करेक्ट ऑप्शन तो ये होना चाहिए, पर आंसर की में इसको कर रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज. जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट होता है पार्टनर्स का, वो कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, मेमोरेंडम अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है? वो उनका एसेट्स अकाउंट होता है, क्योंकि जहां पर लाइफ पॉलिसी की बात करें ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, तो वो एसेट्स अकाउंट में आती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. फेवरेबल बैलेंस कब होगा पासबुक में? जब हमारी पासबुक में हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4. अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हुआ? फेवरेबल हो गया. और डेबिट बैलेंस है तो हमारे पास क्या हो गया? अनफेवरेबल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी टेक्स ओवर बाय पार्टनर इज टू बी डेबिटेड टू. जब डिसोल्यूशन हो रहा है लायबिलिटी का, तो जो पार्टनर जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो जो लायबिलिटी टेक्स ओवर बाय पार्टनर, जो पार्टनर लायबिलिटी लेता है, वो किस में डेबिट की जाएगी? कौन से अकाउंट में डेबिट की जाएगी? वो रिवैल्यूएशन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइदर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट. तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या की जाएगी? डेबिट की जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? As per table F, rate of interest on calls in arrear is 12%. As per table F, rate of interest on call in advance is 10%. Loss on reissue should exceed the forfeit amount. Sweet equity shares are those which are issued to employees and directors at discount. तो क्वेश्चन तो इन्होंने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपको पता है इसमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. इनकरेक्ट इनकी कौन सी है? देखिए मैं आपको सही से समझाती हूँ. एज पर टेबल एफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर. कॉल इन एरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टेबल एफ के हिसाब से क्या होगी? 12%. ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. सेकेंड, एज पर टेबल एफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज 10%. ये भी करेक्ट है. लॉस ऑन रीइश्यू शुड एक्सीड द फॉरफिट अमाउंट. जी नहीं, लॉस उसको एक्सीड नहीं करेगा. ये क्या होगा? इनकरेक्ट है. स्वीट इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर इश्यूड टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट. ये भी करेक्ट है. अब इनका ऑप्शन इन्होंने सिर्फ ये दिया है. ठीक है. आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में करेक्ट सिर्फ इसको ही बताया है. इन दोनों को तो इन्होंने माना ही नहीं. पता नहीं क्वेश्चन गलत, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखना था, फिर आंसर ये आना था, पता नहीं किस वजह से. लेकिन करेक्ट आंसर तो ये तीनों ही है. सेलेक्ट सिर्फ ये वाला किया इन्होंने, पता नहीं कैसे किया आंसर की में, लेकिन आंसर की के बिहाफ पे तो इन्होंने सिर्फ इसी को सही माना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134. The security premium amount may be utilized by a company. Security premium amount जो है utilized by a company किसके लिए की जाती है? Writing of any loss on sale of fixed assets, write of any loss of revenue nature,
राइट ऑफ द एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर ऑल ऑप्शंस आर राइट। देखिए हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं इसको। एक मिनट, हाँ जी, हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं कि इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, डिस्काउंट को, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को, कोई भी रेवेन्यू नेचर का है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका क्या है, फोर्थ आएगा। और किस चीज के लिए कर सकते हैं हम, इसके थ्रू इश्यू भी कर सकते हैं। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है ना, जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उसको भी इशू किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से, ठीक है। बाय बैक करने के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बात करें किसके लिए नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को किसके लिए यूज नहीं करते, ना ही तो हम यूज करेंगे कोई भी डिविडेंड की पेमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा हम किसके लिए यूज नहीं करेंगे, कोई भी हमारा ऑपरेटिंग लॉस अगर हमें आया है ना, ऑपरेटिंग लॉस अगर हमें आया है तो उसके लिए भी हम इसको यूज नहीं करेंगे, या फिर शेयर होल्डर्स को सीधा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी क्या चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। इनका सेक्शन कौन सा आपको पता है, इसका सेक्शन है कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 52 का 2, ठीक है, कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर बताया गया सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the appropriate sequence of the formation of a company are in following order। appropriate sequence क्या है formation of company की, तो प्रमोशन पहले आएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या इनकॉर्पोरेशन, इसमें तो टोटल जितनी स्टेजेस होती है वो ही नहीं दे रखी। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रमोशन। सो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन में हम सबसे पहले मतलब कि देखते हैं कि हम कैसा क्या चीज फॉर्म करने वाले हैं। इनकॉर्पोरेशन में हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एमओए, एओए के बारे में जो हम बात करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार की बात करते हैं वो होती है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन की हमें पब्लिक से, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक से क्या करें कि कैपिटल सब्सक्राइब करवाए। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में प्राइवेट कंपनी तो सीधा कमेंस कर लेगी, और पब्लिक कंपनी को क्या होगा कि वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a selection device used to obtain in-depth information about a candidate। in-depth information लेनी है तो वो होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, जिसके अंदर हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है कि उसकी पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जाता है, कि उससे उल्टे पुल्टे सवाल कर लेना, जैसे कि ठीक है, कि ये चेकआउट करने के लिए कि क्या वो कैपेबल है कोई भी प्रेशर को हैंडल करने के लिए, ठीक है, कि कहीं वो प्रेशर में आके कुछ वो गलत स्टेप ना उठा ले। बिहेवियरल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि पोस्ट बिहेवियर को देखते हैं हम, कि उसने जो पहले वाली जॉब में उसका क्या बिहेवियर रहा है, तो यहाँ पे हम पोस्ट बिहेवियर का देखते हैं। उसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो उसने पहले वाली जॉब में जो उसका बिहेवियर रहा है, उसके बिहाफ से वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो वो आएगा इसमें। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि पर्सनली चीजों को जानने की देखते हैं कि पर्सन को अच्छे तरीके से कैसे जान सकते हैं। बिहेवियरल जो इंटरव्यू होता है ना, उसके अंदर एक टेक्निक यूज की जाती है, आपने सुना होगा, स्टार टेक्निक यूज की जाती है ना, वो बिहेवियरल इंटरव्यू के अंदर यूज की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है कि टास्क, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एक्शन, और आर का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है। तो ये स्टार टेक्निक बिहेवियरल ओवरव्यू में यूज की जाती है, ठीक है, इंटरव्यू में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशलाइजेशन स्टेज वेयर इंडिविजुअल कन्फ्रंट द पॉसिबल डाइकोटोमी बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। ऐसी कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे करते हैं? मेटामॉर्फोसिस स्टेज होती है, एनकाउंटर स्टेज होती है, प्री अराइवल स्टेज होती है, या फिर ओरिएंटेशन स्टेज होती है। देखिए इसका करेक्ट आंसर तो है कि एनकाउंटर स्टेज होती है, लेकिन इसकी पहले तो हमें सीक्वेंस ही पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या आता है कि प्री अराइवल स्टेज आती है, ये होता है हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी स्टेज हमारी कौन सी होती है? दूसरी स्टेज हमारी होती है एनकाउंटर स्टेज। तीसरी स्टेज हमारी कौन सी होती है? तीसरी होती है हमारी ओरिएंटेशन स्टेज। और चौथी कौन सी होती है? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये है इसकी सीक्वेंस। तो जैसा कि प्री अराइवल स्टेज होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले कि क्या होगा, कैसा होगा। तो जो भी एक्सपेक्टेशंस आती है ना, वो हमारी क्या आती है? प्री अराइवल स्टेज में आती है, ठीक है। दूसरी स्टेज हमारी क्या होगी? एनकाउंटर स्टेज। एनकाउंटर स्टेज में क्या होता है कि इसके अंदर कन्फ्रंट करता है पॉसिबल डाइकोटोमी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के साथ में वो मैच खा जाता है, वहां पे एनकाउंटर स्टेज होती है, वो रियल वर्क एनवायरनमेंट के साथ में काम करता है, ठीक है। थर्ड होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि जब वैसे तो ये एनकाउंटर स्टेज के दौरान स्टार्ट हो जाती है ओरिएंटेशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन का प्रोसेस जो हम मानते हैं वो ओरिएंटेशन स्टेज में आता है। लास्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि फुल्ली एडॉप्ट कर लेना एनवायरनमेंट को, ठीक है, फुल्ली एडॉप्ट कर लेना या उसके अंदर एडजस्ट हो जाना, वो आती है मेटामॉर्फोसिस स्टेज, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल? कौन सा प्रिंसिपल नहीं है हेनरी फ्यूल का? डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए पहली बात तो ये कि ये चारों ही इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो नोट वाली चीज तो आनी ही नहीं चाहिए थी। इन्होंने ये बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, कि वो इसका प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की बात करते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ये है हेनरी फ्यूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर अगर मैं कुछ एक आपको अगर बताना चाहूँ तो जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड आ जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ कैसे काम कर रहे हैं वो आ जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ जाता है। रेम्यूनरेशन आ जाता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों आते हैं। एक आता है हमारा स्केलर चेन आता है, ठीक है। ऑर्डर आता है, इक्विटी आता है, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल भी आता है, इनिशिएटिव भी आता है, ठीक है, और स्पिरिट डे कॉर्प्स। तो ये है हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स। सो करेक्ट ऑप्शन तो वैसे तो ये चारों ही सही है, पर मुझे नहीं पता कि आंसर की में इसको सही क्यों बताया गया है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिजाइन टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस। भी ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक और आफ्टर सेल सर्विस भी की चीज को मैनेज करने का काम कौन करता है? वो करता है ECRM। इसका मतलब होता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, ठीक है। ECRM होता है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है ये। तो ये सेकंड होता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है कि कोर बिजनेस सिस्टम को देखता है कि मतलब कि
कैसा सेंट्रलाइज सिस्टम से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाती है इसके अंदर। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग हो गया हमारे कोई भी बिजनेस का, ठीक है, कोई भी चीज़ों का ऑल ओवर द इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं। ईडीआई का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जिसमें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डाटा इंटरचेंज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि जो क्या होता है कि पेपरलेस जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ही डाटा सारा इंटरचेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to micro, small and medium enterprise, consider the following statements. MSME में कौन सी सही है? This sector is the largest employer of human resource in India. It generates more employment opportunities per unit of capital invested compared to large industries. These industries in India account for 45% of the industrial unit in country. Options दिए गए हमें ओनली ए एंड बी एंड सी, ए बी सी। देखिए पहली बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो है ना कि ये सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ह्यूमन रिसोर्स का, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इसकी अपॉर्चुनिटी से कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में। लेकिन कहीं हद तक ये वाला भी सही है कि 45% इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो हम उसमें काउंट नहीं करते, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एसोसिएटेड कितना है उससे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन से, तो वो इंक्लूड करते हैं, यूनिट्स काउंट नहीं करते। तो कुछ हद तक तो ये भी सही है, लेकिन टोटली सही नहीं है, इस वजह से ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Ogives can be helpful in locating graphically the mean को करता है mode, median, none of these। देखिए ogives ये जो है ये मीडियन को भी करता है, एक आपने सुना होगा क्वार्टाइल्स, उसको भी लोकेट करने का काम करता है, और एक आपने परसेंटाइल का भी सुना होगा, उसको भी लोकेट करने का काम करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Next question is, the number of subordinates a manager can efficiently and effectively direct is called management, centralization, span of control and decentralization। देखिए कि ऐसे सबऑर्डिनेट्स को वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किस तरीके से कर सकता है, उनका केंद्रीकरण करके कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अब ये बोल रहे हैं कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया मशीन वर्थ 2,88,000 इन लिeu ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेंचर्स issued debentures of 100 at a discount of 4%. The number of debenture issued will be, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या होगा? देखिए टोटल कितने हैं, मशीन कितने की है, 2,88,000 की है, ठीक है। डिवेंचर इशू किए हैं 100 के 4% डिस्काउंट पे, तो 4% कितना होगा इसका, 4% अगर घटा दें तो 96 बच गया ना, तो क्या बच जाएगा फिर 96 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट 3,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Which of the following transaction will result into flow of cash? कैश का फ्लो कहाँ आ रहा है? डिपॉजिटेड 20,000 इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, उसमें फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई, फ्लो कहाँ हो रहा है, डिपॉजिट ही तो कराया है। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 7400 एट अ लॉस ऑफ 900, हाँ जी लॉस की भी बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, सेल किया गया फर्नीचर को बुक वैल्यू पे, तो इसमें कैश फ्लो हो रहा है। कन्वर्टेड 1,09% डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, अब नॉन कैश चीज होगी ना ये, तो डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कर रहा है, तो कैश कहाँ से हो गए थे, नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगी। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 25,000, ये भी फ्लो नहीं हुआ, उन्होंने विड्रू किया, ड्रॉइंग्स वाली चीज लगा लो इसके अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेचर ऑफ गुडविल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145। नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज हाईएस्ट, कौन सी नेचर की वैल्यू हाईएस्ट होती है? देखिए वैसे तो हाईएस्ट वैल्यू होती है एलिफेंट नेचर की। अब मुझे ये नहीं पता कि आंसर की के अंदर कैट नेचर की क्यों दी गई है, आंसर की के हिसाब से तो है कैट नेचर वाला करेक्ट, लेकिन वैसे हाईएस्ट होती है एलिफेंट नेचर की, ठीक है। जो रैट होता है ना, ये सबसे लो वैल्यू होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कंडीशंस भी चेंज कर लेता है, तो सबसे लो की अगर हम बात करें तो वो ये होता है, और टॉप लेवल अगर हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो वो ये होता है। डॉग नेचर होता है ना, वो भी अच्छा हाई होता है, लेकिन डॉग के कंपैरिजन में एलिफेंट का ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डॉग क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम काम नहीं कर सकते, लोकली चीजों की अगर बात करें तो वहां पे डॉग नेचर बढ़िया है।
कैट नेचर तो मतलब कि मॉडरेट वैल्यू मानी जाती है, जिसको नाइस भी आपने एक सुना होगा, गुडविल, वो वाली चीज कैट नेचर में आती है। ये सेलेक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन वाइडली स्केलेबल नहीं है ये, ठीक है, इसमें वाइडली स्केल नहीं कर सकते। सो वैसे तो करेक्ट होना चाहिए ये, लेकिन आंसर की में ये गिवन है, करेक्ट होना चाहिए बना तो एलिफेंट नेचर, लेकिन आंसर की में कैट नेचर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion है, in double account system the final account of a company failed to disclose the true condition of the assets। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि डबल अकाउंट सिस्टम जो होता है ना, वो फाइनल अकाउंट जो कंपनी का है वो डिस्क्लोज नहीं कर पाता ट्रू कंडीशन ऑफ एसेट्स की। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वो ट्रू कंडीशन नहीं बता पाता डबल अकाउंट होने की वजह से, बिकॉज द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर शोन एट देयर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे शोन किए गए हैं, इवन व्हेन दे आर कंप्लीटली वोन आउट, चाहे वो वोन आउट हो गए हो। रीजनिंग भी सही है, और रीजनिंग असर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन भी कर रही है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when one party grants the right to use the assets to other party in return for a periodic payment, it is known as, कोई पीरियोडिक पेमेंट के लिए अगर कोई चीज होगी तो वो लीज फाइनेंसिंग होती है। फैक्टरिंग क्या होता है कि फैक्टरिंग का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस कोई कैश लेने के थर्ड पार्टी को मतलब कि क्या कर देती है कि अपना इनवॉइस दे देती है, या फिर अपना अकाउंट रिसीवेबल को बेच देती है कोई थर्ड पार्टी को। तीसरी पार्टी है, थर्ड पार्टी को अपना क्या कर देगी, इनवॉइस, अकाउंट रिसीवेबल, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं इनवॉइस को बेच देती है। किसके लिए बेच देती है, इमीडिएट कैश लेने के लिए, फॉर इमीडिएट कैश, वो होता है फैक्टरिंग, ठीक है। अब पब्लिक डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया कि पब्लिक से कोई भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करना, मनी बोरो करना, मतलब कि फंड रेज करना या मनी रेज करना लगा लीजिए आप, वो होता है पब्लिक डिपॉजिट। डेट्स क्या हो गए कि कोई भी मनी हम बोरो कर रहे हैं, मनी बोरो तो डेट्स में आ गया, सॉरी, पब्लिक डिपॉजिट में तो सिर्फ रेज, फंड रेज करना या मनी रेज करना वाली चीज आएगी। तो डेट में क्या आता है कि हम क्या कर रहे हैं, मनी बोरो कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। On retirement or death of a partner, assets and liabilities are to be shown at old values, for which account to be opened as। ओल्ड वैल्यूज पे जो शो हो रहा है उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लिए हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149, the total of sales book is posted to the credit of in debtors account, in sales return account, purchase return account, या फिर none of these। देखिए जो टोटल होगा सेल्स बुक का वो इन अकाउंट्स में क्यों जाएगा भाई, वो तो सेल्स अकाउंट में ही जाएगा ना, क्रेडिट ऑफ, किसके क्रेडिट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, है ना, तो इनके अंदर थोड़ी ना जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। अ ट्रांजैक्शन, next and last question, a transaction involving a decrease in debt equity ratio and increase in current ratio क्या होगी, जिसके अंदर डिक्रीज हो रहा है डेट इक्विटी रेशियो में और इंक्रीज हो रहा है करंट रेशियो में। इश्यू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जो डेट इक्विटी रेशियो है वो हमारा घट जाएगा और जो करंट रेशियो है वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट करके बताइए, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी 3 पार्ट्स भी अपलोडेड कर चुके हैं, आप वो तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। ऐसे ही और भी काफ़ी PYQ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एस्टेट में, उनकी भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। Thank you and have a nice day.